यहाँ पे देखिए दो क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टीज को इंडिया में अगर कोई नेशनल पार्टी का दर्जा मिलना है ईसीआई के द्वारा तो कौन सा है, क्या क्या है, कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए। एज पर द ईसीआई's इलेक्शन सिंबल रिप्रेजेंटेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 a political party would be considered a national party if it fulfills any of below condition। मतलब क्या है, कोई भी पार्टी है उसको क्या है नेशनल पार्टी हम तभी मानेंगे जब ये जो है कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल करेगी। सपोज इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 or more स्टेट एज अ स्टेट पार्टी। मतलब क्या है, या तो जो है ये जो है किसी भी मतलब 4 राज्यों में, किन्हीं 4 राज्यों में ये जो इसको जो है स्टेट पार्टी का दर्जा मिला होना चाहिए। अगर कोई पार्टी है जिसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हो तो 4 राज्यों में, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपको ये बताना है कि क्या आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है क्या। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या स्टेट पार्टीज जो है इनमें से कौन कौन सी पार्टी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पार्टी जो है स्टेट पार्टीज हैं, किन पार्टीज को हिमाचल प्रदेश में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में तो डेफिनेटली इस तरह की, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो रिसेंटली ये था कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि इट्स कैंडिडेट्स पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। जितने भी जो वैलिड वोट्स होते हैं उसमें जो 6% जो वैलिड वोट हैं वो जो इनके कैंडिडेट, जो भी पार्टी के कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन पे खड़े हुए हैं उनको जो है चुनाव के लिए जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको जो 6% जो वोट मिलने चाहिए इन एनी 4 or more स्टेट इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शन एंड हैज़ एटलीस्ट 4 MP इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। ठीक है, मतलब क्या है, या तो पिछली जैसे किसी कोई लोकसभा पोल हुए या स्टेट के असेंबली पोल हुए। ठीक है, अगर वहाँ पे पार्टी जो 6% जो है वैलिड वोट्स का 6% वोट्स मिल जाते हैं, तो अगर स्टेट में 6% वैलिड वोट मिल जाते हैं तो असेंबली इलेक्शन में तो वो वहाँ की क्या हो जाती है, स्टेट पार्टी हो जाती है। और उसी तरह जो है अगर जो नेशनल लेवल में अगर 4 राज्यों में उसको कंटिन्यू एमपी के इलेक्शन में अगर 6% वोट मिल जाते हैं तो वो जो है नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी है। ठीक है, अभी आपको ये बताना है हिमाचल में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, आपको पता करना है बीजेपी को कितने परसेंट वोट मिले हुए हैं, कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले हैं, सीपीआई को कितने परसेंट वोट मिले हैं, देवभूमि राष्ट्रीय पार्टी को कितने वोट मिले हैं, कितने परसेंट वोट मिले हैं। ये जो है आपसे एक क्वेश्चन जो है एचएएस में इसका एक क्वेश्चन आएगा, ये मेरे से आप लिखित ले लो। ठीक है, ये रिगार्डिंग जो है इलेक्शन के बारे में एक जो है पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद क्या है, इट हैज़ वोन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट। अदरवाइज तीसरी कंडीशन क्या है कि इसको जो है 2% जो लोकसभा की जो सीट्स हैं एटलीस्ट जो है उसको टोटल सीट्स इन द लोकसभा एंड नॉट लेस देन 3 सीट्स। मतलब क्या, इसको क्या, इट हैज़ वोन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट। मतलब क्या है, इसने लोकसभा की जो है जितनी सीट्स हैं, मान लो 545 सीट है ना, उसका 2% जो है इसको जो है इसको मतलब 10, अगर 545 का अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट 12 या 13 सीट्स, मतलब 12 to 13 सीट जो है इसने लोकसभा में जीती होनी चाहिए किसी पार्टी ने, और वो भी अलग अलग 3 स्टेट से, तभी जो इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग याद रखना कि नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या कंडीशन है किसी पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए। ठीक है, टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी द पार्टी नीड्स एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLA। मतलब स्टेट पार्टी के लिए क्या होना चाहिए, उसको लास्ट असेंबली में एटलीस्ट 6% वोट जो है उसने पोल किए जाने चाहिए, और वो जो और उसके साथ साथ में 2 MLA उसके होने चाहिए पार्टी में। हैव 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट। अदरवाइज मान लो लोकसभा के इलेक्शन हुए और हिमाचल प्रदेश में मान लो किसी पार्टी ने 6% वोट जो है ले लिए लोकसभा के इलेक्शन में, और अगर उसका 1 MP जीत गया तो उसका मतलब क्या, उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। या तो मतलब क्या हुआ, लास्ट असेंबली इलेक्शन में
3% जो टोटल नंबर ऑफ सीट होनी चाहिए, या तो 3 सीट होनी चाहिए, जो भी जो है इसमें ज़्यादा हो, ठीक है। एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर और एनी फ्रैक्शन एलोटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा। अगर मान लो या तो एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन एलोटेड टू द स्टेट इन लोकसभा। अगर मान लो किसी भी पार्टी के लोकसभा में, सॉरी, या किसी भी स्टेट के लोकसभा में मान लो जैसे 75 सीट्स हैं, जैसे यूपी में 80 सीट्स हैं, तो अगर वहाँ पे अगर कोई पार्टी जो 3 जो है MP ले आती है अपने, तो वो जो है स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिल जाता है, हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड्स। और या तो जो है इसका क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन जो है स्टेट पार्टीज की ये है कि एटलीस्ट जो 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, जो जितने भी जो वैलिड वोट्स हैं उसके जो 8% जो उसने पार्टी ने सिक्योर किए होने इन द लास्ट असेंबली सिलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। या तो लोकसभा के इलेक्शन में 8%, या तो लोकसभा के इलेक्शन में, या तो ये असेंबली के इलेक्शन में, ये जो है 8% वोट अगर लेगी तो स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपसे मैं लिखित दे रहा हूँ आपको, कि जो मैंने आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो अभी इलेक्शंस हुए उसमें HS से एक क्वेश्चन पक्का आना है कि जो अलग अलग पार्टीज यहाँ पे इलेक्शन फाइट की थी, जैसे आपकी देवभूमि क्षत्रिय संगठन पार्टी थी, देवभूमि कौन सी पार्टी थी वो, देवभूमि समाज पार्टी जो भी थी, उसका जो है देवभूमि राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वर्ण पार्टी थी कुछ भी, उसके कितने % वोट थे, आम आदमी पार्टी ने कितने % वोट सिक्योर किए, CPI ने कितने % वोट शेयर किए, कांग्रेस ने कितने % वोट जो है शेयर किया, और जो BJP ने कितने % वोट शेयर था। ये प्लीज़ आप जो इससे लिखित ले लो, या तो आपसे कुछ जो है इनके बारे में पूछा जाएगा कि एक जो लोकसभा में या सॉरी विधानसभा के इलेक्शन में किस पार्टी की जो लेडीज़ MLA थी, जैसे मान लो आपको पता है कि महिला MLA भी जीती हुई हैं, उनका जो कौन सी कंस्टिट्यूंसी है और कितना % जो वोट उन्होंने शेयर किया हुआ, ठीक है। या आपसे पूछा जाएगा कि जो है सबसे कम मार्जिन से कौन जीता हुआ अब की बार विधानसभा इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में। एनीवन एनी आइडिया, किसी को आइडिया क्या? राकेश सर, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे थिन मार्जिन से कौन सी पार्टी, जो कौन सा MLA जीता हुआ है, और कौन सा ऐसा MLA है जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीता हुआ है। सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन जीता हुआ है? हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके। और सबसे कम कम मार्जिन से कौन जीते हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए सर। ये जो है इसके जो मैं बता रहा हूँ आपको, पक्का जो पक्का पक्का क्वेश्चन HS में आने की संभावना है सर, ठीक है सर। अब क्या है, ये आपको कई बार पूछा जाता है कि नेशनल पार्टीज के जो है या स्टेट पार्टीज के, कोई भी पार्टी को अगर दर्जा मिल जाता है नेशनल पार्टी का, स्टेट पार्टी का, तो उसको जो है वहाँ पे क्या बेनिफिट मिलते हैं। इट इज़ एंटाइटल टू एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ इट्स रिजर्व सिंबल टू द कैंडिडेट्स थ्रू आउट इंडिया। मतलब क्या है, अगर मान लो इसको पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तो ये क्या है, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या होगा, वो अपना सिंबल दे सकती है। जैसे मान लो BSP हाथी, हाथी के सिंबल पे किसी भी कैंडिडेट्स को वो फाइट करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया फॉर द नेशनल पार्टी और स्टेट इन विच इट इज रिकॉग्नाइज। मान लो जैसे मान लो यहाँ पे देवभूमि क्षेत्रीय संगठन है, इसको कितने % वोट मिले थे अभी, किसी को पता है क्या? देवभूमि राष्ट्रीय संगठन जो पार्टी है, ये जो है ये स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी है। क्या हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी है? ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो SSC वगैरह के एग्जाम है, छोटे एग्जाम है, मैंने पहले बताया आपको, आपसे पूछा जाएगा कि इन पार्टीज के सिंबल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नीड ओनली वन प्रपोजर टू फिलिंग अप द नॉमिनेशन एंड और ऑल्सो एंटाइटल्ड 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल फ्री ऑफ कॉस्ट एट टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ रोल्स। मतलब क्या, एक देखो आप, स्टेट पार्टी होगी या नेशनल पार्टी होगा, उसको क्या होगा, जो जनरली निर्दलीय कैंडिडेट होगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक निर्दलीय कैंडिडेट जो है लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, या अपना जो नामांकन भरता है, या राज्य राज्य के चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरता है, तो उसके लिए कितने प्रपोजर चाहिए सर? एनी आइडिया कितने प्रपोजर चाहिए?
50 प्लीज ये चेक कर लेना, 50 जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, प्लीज इसको कंफर्म कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए सर, क्योंकि दिस इज वेरी, ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है तो इसके आने की संभावना है। ठीक है, तो प्रपोजर जो है कितने होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसके लिए प्रपोजर कितना चाहिए। क्या नाम है बोरंज के। हाँ, क्या नाम क्या इनका, कमलेश कुमारी या कमलेश कुमारी को रहा था किसने। 60। तो सुनो, ये जो है आप जो इसको इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखना, ये इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। ठीक है, या मेरे को लगता है हिमाचल के किसी एग्जाम में आ चुका होना अभी तक के। हाँ, एग्जाम एग्जाम हुए कहाँ, सबसे बड़ी बात तो वही है। और एक और आजकल पता है एचएएस क्या कर रहा है, एचएएस ये पूछ रहा है आजकल कि कम मार्जिन तो ठीक है भाई, कितने वोटों से आ रहा था। ठीक है, ये आपने देखा पिछली बार एचएएस का ट्रेंड देखा कि नहीं देखा आप सब लोगों ने। हाँ, तो क्वेश्चन जो है ना आजकल इस तरह डाल देता है। तो प्लीज आपको ये पता होना चाहिए सबसे कम मार्जिन मतलब 60 वोट या कितने वोट से वो आ रहा था। और जो वहां पे सिराज कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जयराम ठाकुर जी जीते थे, वो कितने वोटों से जीते थे। आजकल जो डायरेक्ट फैक्ट्स। कितना सर। ये प्लीज, हाँ ये 36,000, हाँ कुछ ये प्लीज आपने चेक करना ग्रुप में से। हाँ, ग्रुप ग्रुप में शेयर कर देना सर। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये ओनली वन प्रपोजर चाहिए फिलिंग अप द नॉमिनेशन एंड आल्सो अनटाइटल। और क्या है, जो राष्ट्रीय पार्टी और स्टेट पार्टी का जिस भी पार्टी को दर्जा मिलता है उसको जो है 2 इलेक्टरल रोल जो है उनको फ्री मिल जाते हैं। अब आपको पता है कि अगर 2 इलेक्टरल रोल फ्री मिल जाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा पार्टीज को, बताओ मेरे को। इलेक्टरल रोल फ्री मिल जाएंगे तो भाई साहब उनको पता रहेगा कि इस बूथ में कितने वोटर हैं, पता रहेगा कि नहीं रहेगा सर। कौन कौन वोटर हैं, तो डायरेक्ट वोटर को रिझा सकते हो कि नहीं रिझा सकते सर आज की डेट में। ठीक है, तो देयर कैंडिडेट गेट वन कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। दे गेट ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटी ओवर आकाशवाणी दूरदर्शन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टी कैन हैव मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेन। ठीक है, और रजिस्टर जो अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी है उसके कितने कैंपेनर हो सकते हैं, 20 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। तो ये जो है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पार्टी जो है नेशनल पार्टी कौन कौन सी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीआईएम है, बीएसपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट पीपल पार्टी है, और आप है। ठीक है, तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितनी जो है पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 पार्टी जो है। और सर ये मैं आपको मजाक मत लो, ये जो ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर। ठीक है, और स्टेट पार्टी तो आपको पता है अलग अलग, तो मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में स्टेट पार्टी कौन कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो 2017 में यूपीएससी 2017 में क्या क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन अभी न्यूज में है, तो बताइए ये क्या 5 मेंबर बॉडी है, कितने मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर, गुड। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अच्छा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। और आपको पता है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी थी, क्या गाइडलाइंस दी थी, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो नॉमिनेशन होगा वो कौन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी या एक पैनल करेगा। और उस पैनल में कौन कौन हो, हाँ पैनल करेगा, उस पैनल में कौन कौन होंगे सर। ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सर। प्लीज,
ये तो राजीव कुमार है अभी, लेकिन ये बोला कि फर्दर जो है इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होगी दैट विल बी अपॉइंटेड बाय ए पैनल। उसमें कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, कौन होंगे? अपोजिशन लीडर होगा, और कौन होगा? तीसरा कौन होगा? सर ये क्वेश्चन आपने पक्का पता कर लेना, दिस क्वेश्चन इज लाइकली टू कम इन द एग्जाम। ठीक है सर। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। कौन करता है? जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन का शेड्यूल कौन कंडक्ट करता है बताइए? कौन सी मिनिस्ट्री करती है? कोई मिनिस्ट्री करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। जो जनरल इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, उसको कौन डिसाइड करता है? यूनियन मिनिस्ट्री। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री करती है? इलेक्शन कमीशन करते हैं। हाँ इलेक्शन, हाँ इलेक्शन कमीशन ही करता है, ठीक है। हाँ इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो सर इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है सर। अब जो है केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस की जो है 50th एनिवर्सरी हो चुकी है, ठीक है, बनाई गई है अभी, ठीक है। ये जो केशवानंदा भारती केस जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंस थी। केशवानंदा भारती केस का क्या था? केशवानंदा भारती केस जजमेंट ऑफ 1973 इज अ लैंडमार्क। आपको पता है सर कि ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है कि कब आया था ये ना, मैच द फॉलोइंग में पिछले साल ये एचएस में आया था केशवानंदा भारती केस। मिनर्वा मिल केस कब हुआ था? मिनर्वा मिल 74 सर। राकेश सर, मिनर्वा मिल केस सर जजमेंट जो आई थी क्या 64 में आई थी? 80, चेक करो इसको। ठीक है सर, मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको शंकरी प्रसाद केस कब आया था? शंकरी प्रसाद केस कब आया था सर? सर मैंने आपको बताया था कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाले जो है इसमें 4 केसेस हैं अलग अलग, ठीक है। कौन कौन से केसेस हैं? शंकरी प्रसाद केस, ए के गोपालन केस, 17th अमेंडमेंट एक्ट, 24th अमेंडमेंट एक्ट, और केशवानंदा भारती केस और मिनर्वा मिल केस। ये जो है प्लीज चारों केसेस कब कब हुए थे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जजमेंट का क्या था? इसमें क्या बोला देखो, शंकरी प्रसाद केस कब आया था? यहां पे देखो आप, यहां पे देख रहे हो सर आप, शंकर प्रसाद केस कब आया था? 1951 में। अपहेल्ड फर्स्ट अमेंडमेंट एंड पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोपालनी गोलकनाथ, ठीक है। गोलकनाथ केस कब आया था? 1967 में। और 24th अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें गोलकनाथ केस में क्या बोला है? इसमें क्या रूलिंग दी? पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये आपसे भी मैच द फॉलोइंग में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि शंकरी प्रसाद केस में क्या जजमेंट दी थी, ठीक है। गोलकनाथ केस में क्या जजमेंट दी थी? 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया था, तो इसमें क्या बोला? अमेंडेड आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 टू प्रोवाइड पार्लियामेंट विद द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंसुलेटेड सच अमेंडमेंट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको इसको ज़्यादा ये कर रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, और हर साल क्वेश्चन आता है सर। अब जो आपको पता केशवानंद भारती केस ने क्या किया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है कौन से केस से आई थी? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो कौन से केस से आई थी? केशवानंद भारती केस, ठीक है। ये जो प्लीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन से केस ने ये बताया कि जो जहां पे जहां पे अगर मान लो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना होगा, तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाता है, वहां पे जो डीपीएसपी को अगर फंडामेंटल राइट्स में लेके आना है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल की अमेंड जो अमेंडेबिलिटी है वो जो वैलिड है। मतलब डीपीएसपी को जो है
फंडामेंटल राइट से ज्यादा जो है वैलिडिटी है इफ दे हैव टू बी इंप्लीमेंटेड इन द डीपीएसपीज। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है जिसमें जो है अगर आप जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड करते हैं किसको, डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए। कौन सी केस में दिया गया, कौन सी केस में जजमेंट दी गई है, मिनरवा मिल केस, ठीक है ना। ओके। और ये देखो यहां पे एक और एक चीज आई हुई है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के फादर कौन थे ये आपसे पूछा जा सकता है। केशवानंदा भारती केस, ठीक है, जो भी है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है, द वर्डिक्ट asserted the independence of Indian judiciary by enabling the Supreme Court to review constitutional amendment made by the Parliament. Public interest litigation, the verdict expanded the scope of public interest litigation। ये क्वेश्चन आ गया था, पीआईएल का जो जनक जो है भारत में किसको बोलते हैं, हु इज द फादर ऑफ पीआईएल। जस्टिस पीएन भगवती का नाम सुना आपने, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहली पीआईएल जो कब जो फ्रेम की गई थी। ओके, क्लियर। यहां पे देखो केशवानंद भारती केस वगैरह ये सब जो है, ये प्लीज एक एक एक, एक बहुत इंपॉर्टेंट है केस, कियोटो होलोहान। यहाँ पे देखो कियोटो होलोहान बट जाइचिलू जाइचिलू एंड अदर्स 1992 का केस है। इसमें एससी अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंड इंट्रोड्यूस द 10th शेड्यूल। देखो ये जो है कियोटो होलोहान, जो होलोहान जो केस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे किस चीज का जन्म हुआ है, किस चीज का ओरिजिन हुआ है, 10th शेड्यूल का। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इससे निकला हुआ है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो 10th शेड्यूल था इट इज रिलेटेड विद द कियोटो होलोहान केस, ठीक है, ठीक है। However, the only portion of the amendment was struck down by that the decision of speaker related to disqualification cannot be judicially reviewed। उसमें क्या था, कियोटो होलोहान केस में क्या था, 10th अमेंडमेंट, 10th शेड्यूल जो डाला हुआ था उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में उसमें रखा गया था कि स्पीकर की जो रूलिंग है किसी किसी को किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की या एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की, उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो उसमें कियोटो होलोन केस में जो है इसको वापस कर दिया गया था, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए 2020 में क्या केस आया, क्या आया था क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे ये बताओ मेरे को, ये बताओ आप, ये बताओ मेरे को कि अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या क्या एलिमेंट है इसमें, फेडरलिज्म है क्या, सेकुलरिज्म है क्या, बताइए, फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो इसमें क्या, सर अब ये बताइए इसमें, ये देखो इसमें क्या बोला है, नीचे देखिए आंसर क्या है इसमें, 4 है इसमें आंसर। इसमें बोला है कि नाइदर 1 करेक्ट है नाइदर 2 करेक्ट है। तो तभी मैं बोला जब, देखो यहाँ पे एक बात बताओ, आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने 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 सर जब मैंने आपको, देखो मेरे ध्यान से सुनो मेरी बात, जब मैंने आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाई थी, मैंने बेसिक, हाँ राकेश सर, चलो अभी बताओ। नहीं नहीं ऐड नहीं होते हैं, आपको मेरे को ये बताओ, सर सर फेडरलिज्म के, फेडरलिज्म है क्या, फेडरलिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या, आप चेक कीजिए अभी किसी के पास एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी है तो, क्या फेडरलिज्म बेसिक है। तो फिर सर तभी मैं आपको जब जब मैं इंडियन पॉलिटी जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा इसको इसको जो है कितने हैं जो भी डिसाइडेड एलिमेंट डिसाइडेड हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है सर।
यहाँ पे देखिए, चलो सेकंड का पढ़ते हैं। The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizen liberty and to preserve the ideal on which Constitution is based. Constitution of India provides for a judicial review to safeguard the citizen. सिटीजन को सेफ गार्ड करने के लिए जुडिशियल रिव्यू है क्या? जुडिशियल रिव्यू इज देयर टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ वैलिडिटी ऑफ लॉ, ठीक है ना? ओके, क्लियर? इस तरह जो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो तभी जब मैं इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ा रहा था, मैंने कहा पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की छोटी सी बुक है, बट उसका अगर देखा जाए तो यूपीएससी के लिए नरेशन बहुत बड़ा जाता है। कुछ भी क्वेश्चन जो वहां से आ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है? अब क्या क्रिटिकल व्यू ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी नोट एंटी इस्टेब्लिशमेंट, देखो critical views on government policies note anti-establishment, मतलब SC set aside the center order refusing to grant the renewal of broadcast license to Malayalam न्यूज चैनल, ठीक है? इसमें क्या होता था, मिनिस्ट्री इन्होंने क्या किया था, ये दिस इज नॉट रिलेटेड विद द एग्जाम, ठीक है ना? और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये कौन सी संस्था है जो इसको करती है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था है जो पब्लिश करती है? वर्ल्ड फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, एंड यू पीपल हैव नॉट मेड इट रेडी। सर, प्रेस की फ्रीडम से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से पक्का एक क्वेश्चन आएगा सर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था है? विच इंस्टीट्यूट पब्लिश द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? कौन सी है? इंडिपेंडेंस रिपोर्टर कुछ ऐसा करके है, कौन सी संस्था है वो? चेक करो इसको, फिर वहां पे यही करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश। पहला पहला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कब आया था? ठीक है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है, ये कौन सी संस्था है? एनजीओ है, किसी गवर्नमेंट की है, या क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरह जो आपसे जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इंडिया का कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया इसमें? 2013 से सर, ये देखो दिया हुआ है सामने, ठीक है। अभी जो हाल ही में जो रैंकिंग हुई है, उसमें इंडिया का कितना है स्कोर की? कौन सी रैंकिंग कौन सी है? 140। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ठीक है। NFSN, ठीक है, याद रखना आपने। और इसमें जो है नेपाल जो है इंडिया से अच्छा है फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में, इसमें देखो चेक कर लेना आपने, ओके। एक नई टर्म आई है, पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी क्लेम्स। क्या SC set aside the order from central government imposing a broadcast ban on the Malayalam news channel Media One. It has also formulated process for public interest immunity claims, a less restrictive alternative to sealed cover jurisprudence for deciding claims involving state secrets. मतलब क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी क्लेम्स क्या होते हैं कि जो कुछ ऐसी चीजें होती है जो गवर्नमेंट क्या करती है, इट डजेंट लेट दी वट एवर जो उसका रिप्लाई होता है, वो जो है पब्लिक में ना आए, सीधे जो है उसका जवाब कहाँ जाए? सरकार के पास, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसके बाद, पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी क्लेम्स क्या होता है? ए क्लेम इन्वॉल्विंग नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द टेस्ट, क्या है? वेदर दिस इज मटेरियल टू कंक्लूड दैट द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये प्लीज आपने चेक कर लेना, ओके। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इन इंडिया।
देखो, रोल ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट पॉलिटिक्स, आप जो है एचएस मेंस में या प्री में गवर्नर से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन जो आप पक्का रखना ही रखना सर। गवर्नर की सर डिस्क्रिशनरी पावर कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है सर? इन विच आर्टिकल द गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी पावर्स आर डिफाइंड? ठीक है, गवर्नर्स के बारे में पढ़ लेना आपने, ठीक है। और जो, हाँ, आपको पता होना चाहिए गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, ठीक है। टू रिसेंट, यहाँ पे देखिए, द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स इन अ हियरिंग सेना वर्सेस सेना केस, कोर्ट एक्सप्रेस दैट गवर्नर बिकमिंग द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इज डिसकंसर्टिंग, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, द कोर्ट vested द एग्जीक्यूटिव ऑफ इट्स रोल डिस्क्रिशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, बाय फॉर्मिंग कमेटी टू सजेस्ट सुटेबल नेम टू मैन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मतलब पहला क्या हुआ, इन्होंने एक तो गवर्नर के बारे में बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरा क्या है, सीईसी का जो मैंने आपको बोला था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो वहां पे तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं कौन कौन सी है? पब्लिक सर्विस कमीशन है, दी कैग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन है, और कौन कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन कौन सी है? आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। सच बॉडी नीड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो, इशू ऑन सेम सेक्स मैरिज जो है, इसके बारे में यह है, और लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1951 मेकिंग द लॉ जेंडर न्यूट्रल। यहाँ पे क्या है, आपको आर्टिकल का है सेंटर स्टेट ऑफ, यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स लिंक है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो, सेफ गार्ड वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो जो है किसी आदमी को किसी दूसरे किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ, मतलब जो है किसी वन पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को अपने चॉइस ऑफ अदर पर्सन के साथ जो मैरिज करने के लिए जो है वो उसको एम्पावर करता है, सेफ गार्ड करता है। कौन सा आर्टिकल है? यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, 29, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 क्या है? राइट टू रिलीजन है। एंड आर्टिकल 29 किससे रिलेटेड है? माइनॉरिटी। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको करो, पहले तो 25 और 29 तो होना नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 में क्या क्या छह छह फ्रीडम क्या दी गई है? हाँ, तो आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ लिव। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो, आंसर क्या है? टू है। ठीक है, आर्टिकल 21 सर, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो राइट टू लाइफ है, मतलब राइट टू मैरी विद पर्सन ऑफ ओन चॉइस इज ऑल्सो है राइट टू लाइफ। हाँ, तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने कहा राइट टू लाइफ में कौन कौन से जो कौन कौन सी जो इन्होंने आर्टिकल डाले हुए हैं जो कि राइट टू लाइफ डिसाइड करते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्लीज याद कर लेना, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से और बेसिक स्ट्रक्चर से कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डिफाइन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पक्का एक क्वेश्चन वहां से आता है। ओके, क्लियर? या तो मेंस में क्वेश्चन आएगा, आप मेंस का क्वेश्चन उठा लो, 4 साल में 2 बार आ चुका है। ओके, तो अब जो है